लोग आपको एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से कंपेयर करते हैं हमेशा, कहते हैं कि आपकी शक्ल उनसे मिलती है। कोई बात नहीं, एक तरह से आपकी मुफ्त मार्केटिंग हो गई, मुफ्त आपको ये वायरलिटी मिल गई और उसकी वजह से लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया माई इम्पैक्ट मीटर पे। स्पेन में एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस हुआ, गजा के ऊपर डिस्कशन हुई। वहाँ पे सिर्फ 40 लोग इनवाइटेड थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई वाज द ओनली वन जो सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप था, वेयर वी रेज्ड $33.5 मिलियन। मेरे अब्बू हमेशा से ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो कैसे आपने अपनी लाइफ के अंदर फादर की नाफरमानी करते हुए एक एग्जाम छोड़ दिया? बड़े एक्साइटेड होके ना हर पेपर के बाद वो कॉल करते, पेपर कैसा हुआ? वो तो हर तो मैंने कहा कि आज तो पेपर नहीं हुआ। हैप्पीली मैरिड, आई एम नेवर इंटरेस्टेड इन एनीबॉडी, आई एम वेरी हैप्पीली मैरिड एंड दिस इज माय प्रोफेशनल वे। इसको आप किसी और तरह, इसका कुछ मतलब नहीं है, आप सब मेरे भाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार्टअप पाकिस्तान। दिस इज़ योर बॉय शवाल अमीन। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। क्यों? क्योंकि 2020 के बाद वो पाकिस्तान आई और उन्होंने जो है न्यूज़ चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को दिए और एक पब्लिक फिगर बन के सामने आई। अगर मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा। शी इज़ द CEO ऑफ माई इम्पैक्ट मीटर, जो कि एक फिलैंथ्रोपिक एक प्लेटफॉर्म है जो कि जो इतना कन्वीनियंट वे है डोनेशंस का कि जिसके बारे में हम आगे भी करेंगे। इनका अपना स्टार्टअप है ये। इसके अलावा शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ओपन, द लाहौर चैप्टर ऑफ ओपन। ओपन इज़ अ ग्लोबल फर्म, लेकिन यहाँ पर लाहौर चैप्टर को ये देख रही हैं और काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी। अगर इनका हम जिक्र करेंगे तो मेरा ख्याल है टाइम ज़्यादा गुजर जाएगा इंट्रो के अंदर, तो इनकी तरफ ही डायरेक्ट चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल चीमा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। चले, बहुत अच्छा हुआ कि आपने टाइम निकाला, आप आई। आप बाय द वे आपको बताऊं कि शी इज़ नॉट वेल, बीमार थी, उसके बावजूद यहाँ पर पहुंची। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी आपने जैसे मैंने अभी इंट्रो के अंदर जिक्र किया कि अचीवमेंट्स आपकी बहुत सारी हैं। अब हमारे पास इतना टाइम इंशाल्लाह होगा कि हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी बताइए कि क्या चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप इस तरफ आए? लाइफ स्टोरी तो शुरू से ही पेरेंट्स ने, मेरे अब्बू ने ख़ास तौर पे बहुत एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल किया। उनको लगता था कि मैं बहुत कुछ करूँगी ज़िंदगी में, बहुत कुछ कर सकती हूँ। बचपन से ही उनको ऐसा लगता था। तो बचपन में काफ़ी पढ़ाकू होती थी। आई यूज्ड टू कम फर्स्ट इन माई क्लास। तो उसके अलावा मैं डिबेट्स करती थी, बहुत सारी और एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह किया करती थी। ठीक। और अगर मेरे मार्क्स कभी भी कम आते थे, अच्छे नहीं आते थे, माय डैड यूज्ड टू बी वेरी डिसअपॉइंटेड और उनको ही हैड वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। तो वो एक तरह से द स्टैंडर्ड दैट ही सेट फॉर मी वाज हाई एट द टाइम, एंड आई यूज्ड टू ट्राई टू लिव अप टू दैट स्टैंडर्ड। अभी भी मुझे नहीं ऐसा लगता कि आप कह रहे थे बहुत अचीवमेंट्स हैं, ये है वो है। मुझे नहीं ऐसा लगता कि बहुत अचीवमेंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में। और एक वक्त था कि ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है फॉर डिफरेंट थिंग्स, कि पैसा कमाना है, ये करना है और एक VP का रोल लेना है, एक मल्टीनेशनल में जाना है वो। बट आई थिंक द समवेयर अलोंग द रोड, at some point in time, the motivation changed. जो reasons हैं of doing things in life, they quite dramatically they shifted. और वो reasons नहीं रहे जो पहले reasons थे कि अच्छा successful होना है इस वजह से। वो reasons change हो गए और थोड़ा सा जो अगली ज़िंदगी का focus है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया बजाय के इस ज़िंदगी के focus के। और ये थोड़ा सा ख्याल आना शुरू हो गया कि ये ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है और अगली ज़िंदगी जो है वो बहुत लंबी ज़िंदगी है। इंसान की एक्चुअली तो करोड़ों साल की ज़िंदगी है और उसमें अल्लाह ने उसको दुनिया में बहुत थोड़ी सी देर के लिए भेजा है। और जो अगली ज़िंदगी है वो एक्चुअली तो रियल ज़िंदगी 99.99% लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, दुनियावी ज़िंदगी तो सिर्फ 0.0001% है। जो 99.9999% है वो आप की ज़िंदगी है, वो भी होगी आपकी ज़िंदगी। और वो
that life obviously just in terms of numbers is a lot more important than this life. However, this life or this very short life is going to determine the quality of that next life. Exactly. तो इसलिए ये लाइफ भी बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये लाइफ जो इतनी छोटी सी ज़िंदगी है वो आपकी बाकी पूरी ज़िंदगी, जो अगली ज़िंदगी है, जो कि लंबी ज़िंदगी है, जो कि करोड़ों साल की ज़िंदगी है, उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करेगी कि वो ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, क्या ऐसे डीड्स हैं कि हाँ. वहाँ पे. तो जस्ट फ्रॉम अ वेरी बिजनेस सेंस, अगर मैं बिल्कुल एक लॉजिकल बिजनेस वुमेन पर्सपेक्टिव से भी देखूं तो इट डजंट मेक एनी लॉजिकल सेंस. कोई बिल्कुल इसकी मैं कहती हूँ कि कोई अकल नहीं बनती कि आप इस ज़िंदगी के लिए ही जीना शुरू कर दें. मतलब ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं जहाज़ में बैठी हुई हूँ और मैं कहीं पे पहुँचने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं कहूँ कि बस ये जहाज़ का सफ़र ही है, मैं जहाज़ के सफ़र में बस एंजॉय कर लूँ, अगली उस जहाँ पे जिस मंजिल पे मैंने पहुँचना है उसकी मुझे कोई परवाह ना हो. तो ये मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि ये वो जहाज़ का सफ़र है, ये तो बिल्कुल छोटी सी चीज़ है. और फोकस चेंज हो गया. तो आई थिंक दैट वाज द मेजर शिफ्ट दैट हैपेंड इन माय लाइफ. मतलब आपको वो अटल हकीकत आपके जहन में हमेशा रहेगी और रही है कि ये जर्नी एक टेम्परेरी जर्नी है और एक दिन एक ऐसा टाइम आना है जिसने आपके रियल लाइफ को आपको दिखाना है, और ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू इन दिस लाइफ, जो कि छोटी सी ज़िंदगी है, मुख्तसर है. अच्छा, इस मुख्तसर ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ किया है. अब मैं फिर कहूँगा आप तो नहीं मानती लेकिन हाँ, आपने ये है कि अगर अचीवमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली इसी पर आते हैं कि जब आप 2020 से आई यहाँ पे, 2020 में पाकिस्तान आप आई, तो आपने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे नहीं थे कि यहाँ पर एक चीज़, अब पीटीआई गवर्नमेंट थी उस टाइम, और एक ऐसा टाइम था जब लोगों ने शिफ्ट देखा पूरी दुनिया के अंदर आफ्टर कोविड-19. तो कोविड-19 को 19 कहा जाता है, लेकिन असल चेहरा उसने 2020 में दिखाया था. सो पाकिस्तान के अंदर रिकवरी फेज में भी हम 2020 के बाद दाखिल हुए थे. तो आपने इस सब सिनेरियो को देखते हुए जब इकोनॉमिक शिफ्ट भी आ रहा था, तो किस तरह आपने डिसाइड किया कि हम पाकिस्तान आके अपना एक फर्म स्टार्ट करेंगे? जब मैं पाकिस्तान आई थी तो उस वक्त कोविड अभी स्टार्ट नहीं हुआ था. मतलब आई केम इन टू पाकिस्तान इन दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर 2019. 25th December 2019 था टू बी प्रिसाइज, क्रिसमस. और तब तक कोविड का जिक्र नहीं हुआ. तब तक कोविड का बहुत ही इनिशियल जिक्र था. मतलब कुछ पता ये नहीं था कि कोविड इज गोइंग टू बी एनीथिंग और इतनी बड़ी चीज होगी. वो मार्च 2020 में बड़ी चीज बनी. एग्जैक्टली. उस वक्त मैं अभी तक सिस्को में थी और मैं सिस्को से छुट्टी लेके पाकिस्तान आई थी. अच्छा, आप छुट्टी लेके? हाँ जी, मैं छुट्टी लेकर आई थी 3 महीने की. सिस्को में अगर आप 10 साल काम कर लें तो आपको 3 महीने की छुट्टी मिलती है पेड. Nice. तो वो लेके मैं पाकिस्तान आई थी. और मगर मेरा प्लान यही था कि मैं पाकिस्तान ही रहूँगी. और तब तक मैंने ऑलरेडी स्टार्टअप पे काम करना शुरू कर दिया था और सोच लिया था कि क्या करना है और किस तरह से करना है. तो मगर मैंने सोचा था कि अभी साथ सिस्को भी करती हूँ और ये वो. तो उसके बाद कोविड आ गया और कोविड से दुनिया काफ़ी तब्दील हुई. एक तो ये चीज़ हुई कि मुझे, जो मैंने सोचा था कि 3 महीने बाद सिस्को की नौकरी छोड़ दूँ, मुझे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि रिमोट हो गया सब कुछ. तो आई कुड डू दैट फॉर सम मोर टाइम, वर्क इन ऑस्ट्रेलिया वाइल रिमेनिंग इन पाकिस्तान, बिकॉज सब कुछ रिमोट था, एवरीबडी वाज होम. बिल्कुल. दूसरा जो है वो दुनिया में जो रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट है ऑफ डिजिटलाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वो बहुत डिफरेंट एक तरीके से बहुत चेंज होना शुरू हो गया कोविड के बाद. और इकोनॉमी में भी काफ़ी सारे शिफ्ट्स आना शुरू हो गए. हमने देखा कि सप्लाई चेन्स काफ़ी हर्ट हुई. जो चीज़ें जो है वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे जहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा, जैसे एयरलाइंस के बिजनेस या रेस्टोरेंट्स के बिजनेस या हॉस्पिटैलिटी के बिजनेसेस, उनको बहुत मसले हुए, बहुत डाउन हुए. मगर जो बिजनेसेस थे टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस जैसे जूम या वेबएक्स, या वो बहुत उनको बूस्ट मिला क्योंकि वो दे इनेबल्ड वर्किंग फ्रॉम होम, दे इनेबल्ड अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स दैट weren't possible.
तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिला और बहुत सारी इंडस्ट्री देयर वाज अ ह्यूज पुश टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन। और उसमें फिर मैंने कुछ अपने भी इस तरह की कंसल्टेंसी स्टार्ट की और बिजनेस स्टार्ट किए ऑन हाउ टू हेल्प बिजनेसेस नेविगेट टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, क्योंकि मेरी तो सारी ज़िंदगी टेक्नोलॉजी में गुजरी ना। एग्जैक्टली। और B2B पे आप काम कर रही थी कि उन फर्म्स को हेल्प करें। जी, ठीक है। स्पेशली B2C और B2B भी। B2B। आई फॉर्म्ड अनदर ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आलप्लार कंसल्टिंग, जिसमें फिर उसके थ्रू देन आई वर्कड विद सम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प देम एस्टैब्लिश अ डिजिटल स्ट्रैटेजी टू हेल्प देम थिंकिंग ऑफ अ एस्टैब्लिश। रिटर्न जो आपको मिलेगा, या फिर जस्ट आपने एक philanthropic approach? No, it wasn't a philanthropic approach. I'm a very, very expensive consultant. So, no, So Alplar there Consulting was a proper mind हाँ, analysis बिल्कुल। जिसके बाद So, आपने kind of help businesses to form global, क्योंकि मेरा global role था सिस्को में, to form global partnerships and global Yes. relations and go about on their journey of digital transformation. So you brought that experience हाँ, here. and then I also became part of the founding team of another startup जो Silicon Valley में startup था, where we raised $33.5 million in our Series A funding. तो वो भी फिर किया। उसके फिर आई वर्क विद दैट कंपनी रिमोटली, क्योंकि सब कुछ वैसे भी रिमोट ही था, तो पाकिस्तान में रह के जब बाद में खुला तो फिर मैं बोर्ड मीटिंग और उसके लिए फिर मैं US जाती थी। अच्छा, somehow it went well for you. It went really well, मतलब in the sense के I was in Pakistan, but that COVID kind of enabled a lot of the things that I wouldn't have been able to do Before COVID. before COVID. Exactly. To make sure that क्योंकि मुझे My Impact Meter में मुझे ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं लानी चाहिए, कि मैं इसको बूटस्ट्रैप करूं और अर्न करूं इसको फंड करने के लिए, बिकॉज उसमें मेरे लिए आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी। फॉर मी दैट वाज नॉट अ मनी मेकिंग थिंग एट ऑल। तो माई इम्पैक्ट मीटर वाज अ फिलैंथ्रोपिक प्रोजेक्ट, और उसको फंड करने के लिए, उसमें राइट टैलेंट हायर करने के लिए, उसको मार्केट में लेके जाने के लिए I needed money. You need money and you had to start something. So COVID really kind of helped with that. अच्छा, I would also like to mention कि COVID के बाद ये चीज़ भी हुई थी कि एक तो डिजिटलाइज हुआ, उससे लोगों को जो स्टार्टअप्स हैं खासकर वो बहुत ज़्यादा ग्रो किए। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कॉस्ट काफ़ी बच गई, मतलब कि हमारी इन्वेस्टमेंट के अंदर ये चीज़ भी होती है कि यार हमने जो है ट्रांसपोर्ट को इंक्लूड करना है, उसके अंदर हमें बिल्स लाने हैं, जो फिज़िकल फिर उसके बाद चीज़ें हैं, लेबर और ये सारी चीज़ें, इन सब की कॉस्ट माइनस हो गई। तो क्या आपको भी ये वाला फ़ायदा मिला? नॉट एज सच, क्योंकि मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं शुरू से वो उतनी ही सैलरीज पे थे, चाहे वो घर पे हों, चाहे वो अपने घर पे हों, या चाहे वो ऑफिस में हो। ये ज़रूर हुआ कि कोविड के बाद एक ऑफिस का खर्चा आ गया, बट आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट एज वेल, बिकॉज स्पेशली व्हेन देयर इज अ स्टार्टअप एंड यू स्टार्टिंग अ कंपनी, स्पेशली व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, तो दैट कोलैबोरेशन, दैट इंस्टेंट कोलैबोरेशन दैट यू हैव विद पीपल, राइट, बीइंग देयर, तो वो मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका रिमोट के नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। कुछ कॉस्ट से शायद थोड़ा सा फ़ायदा हो, मगर वो फिर प्रोडक्टिविटी में थोड़ा सा उसका लॉस हो जाता है। तो मगर ये ज़रूर हुआ कि कोविड से इकोनॉमी के ड्राइवर्स काफ़ी बदल गए। जो पहले ड्राइवर्स होते थे, जो पहले चीज़ें थी, दे चेंज्ड क्वाइट अ लॉट, और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गई, रिमोट वर्किंग की बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ गई, जिसमें पाकिस्तान का ओवरऑल बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, यंग लोग हैं, तो बहुत सारी बाहर की कंपनीज जो हैं, दे नाउ गिव फ्रीलांसिंग हैज़ बिकम अ लॉट मोर common, remote working has become a lot more common, so that is a big win, I think, for a country like Pakistan in exactly. अभी तो पेपैल के बारे में बहुत कहा जाता था कि नहीं आ रहा है, लेकिन अभी ये हुआ है कि थर्ड पार्टी सोर्स के थ्रू आप पेपैल से पेमेंट्स जो हैं वो फ्रीलांसर्स को भिजवा सकते हैं। पेयोनियर के वो पहले भी कर सकते थे, पेयोनियर से हो सकता था, लेकिन एक पेपैल का एक है ना कि फाइनली कुछ हुआ सो वो वाला एक इम्पैक्ट है। कमिंग बैक टू योर चाइल्डहुड, अब उस पे ही आते हैं दोबारा, क्योंकि एक थोड़ा सा रैंडम होने वाला है, लेकिन लेट्स गो। अच्छा, अभी आप जैसे चाइल्डहुड की मैंने बात की, तो उसमें आपको एक तो इंसान को होता है ना कि कोई ना कोई एम्बिशन होती है कि यार दिस इज माई गोल। वो मेरा ख्याल है, मेरा तो पर्सनली ख्याल है कि मेरा भी एक्सपीरियंस है, लोगों से बात भी की है कि यार
बचपन से एम्बिशन नहीं होती, मतलब कि एक बच्चा कहता है ना मैं ये बनना चाहता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक एम्बिशन होती है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ, या फिर कोई इंसिडेंट हुआ जिसने एक शिफ्ट आपकी लाइफ में लाया और उसके बाद आप ये हैं? बहुत बचपन में तो आपको पता है आप अपने टीचर्स को देखते हैं और आइडियलाइज करते हैं। एग्जैक्टली। तो जब आप टीचर्स को देख रहे, बहुत जब मैं छोटी थी तो मुझे ये होता था कि मेरा तो टीचर बनना है बड़े होके, क्योंकि मैं अपनी टीचर्स को देखती थी एंड सम ऑफ देम वर सो गुड, उनको आइडियलाइज भी करती थी। तो और मुझे उनकी वो एक होता था ना कि एक क्लास है और सारे बच्चे बैठे हैं और एक बंदा है उसके पास पावर है और वो सब पूरी सुन क्लास रहे को हैं ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं और सब उसको सुन रहे हैं और सब, तो वो एक बहुत चार्म नजर आता था कि टीचर तो बड़ी चीज होती है, तो टीचर बनना। और फादर हीरो होता था एक। फादर, ये भी हुआ आपके साथ? एग्जैक्टली। मेरे अब्बू हमेशा से ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और बहुत मेरे हीरो भी थे और वो बहुत मेरे ऊपर, उनको लगता था पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। तो वो था ऐसे। बट बड़े होके जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो फिर मेरी सोच काफ़ी बदल चुकी थी। आई ऑलवेज न्यू दैट आई वांटेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर एट सम पॉइंट इन टाइम, कि कुछ ना कुछ मुझे अपना करना है और कुछ ना कुछ इस दुनिया को बेहतर करने के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन किसी ना किसी तरह से देनी है। ये बहुत शुरू से ही मैंने एक तय कर लिया था। उसके बाद फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई और मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब ग्रेजुएट करते हैं तो थोड़ा सा आप एक दुनिया में आए, जॉब करें, कुछ अरसा देखें दुनिया कैसे चलती है, क्या होता है, कुछ सीखें। मुझे लगता है कि अगर मैं फ़ौरन उसी वक्त एंटरप्रेन्योर बन जाती राइट आफ्टर ग्रेजुएशन तो शायद मैं इतनी सक्सेसफुल ना होती, क्योंकि वो जो लर्निंग एक्सपीरियंस था, गोइंग टू सिस्को, ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, बीइंग इन डिफरेंट रोल्स, उससे इनवैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। Exactly. उसके बगैर सीधा बिजनेस कर लेना, मेरा नहीं ख्याल कि मैं वो सब कुछ कर सकती। बिकॉज आप प्रोज एंड कॉन्स को देख लेते हो, डूज एंड डोंट्स को देख लेते हो, आप दुनिया देख लेते हो। एग्जैक्टली दुनिया देख लेते हो लिटरली। तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाती है और आप बहुत कुछ सीख लेते हो और आपको पता चलता है कि दुनिया में कैसे काम होता है, क्या होता है। आपके अंदर जो नाइविटी और एक यूटोपियन सोच होती है वो काफ़ी हद तक एक रियलिटी के अंदर आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एक रियलिटी के ऊपर बेस हो जाता है। और वो लर्निंग एक सक्सेसफुल होने के लिए मेरा ख्याल है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा है कि सोच को डेवलप होना चाहिए साथ साथ और पॉलिश होना चाहिए। अभी ये है कि यू मस्ट हैव हर्ड कि सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता। सो आपकी भी वही अप्रोच है और ये अप्रोच मेरा ख्याल है कि लोगों को बहुत आगे लेके जाती है और लोग जो सीखते रहते हैं मेरा ख्याल है वही आगे जाते हैं। सो आपकी जर्नी से अभी तक जो अखज़ हो रहा है वही हो रहा है कि आपकी वही अप्रोच है। अच्छा, हाउ वाज इट जब आप रियाद में आपने स्कूलिंग की, एक इंतहाई डिफरेंट कल्चर, फिर आप पाकिस्तान आई, इस्लामाबाद, फ्रोबिल्स, जिसका काफ़ी डिफरेंट कल्चर है, समझा जाता है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो उसके बाद आप ऑब्वियसली आप ऑस्ट्रेलिया और फिर उसके बाद अगेन पाकिस्तान, तो आपको किस तरह लगा कि ये कल्चरल शिफ्ट आपको किस तरह इम्पैक्ट किया? और आखिर हम देख रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट वुमन जो पाकिस्तान में समझा जाता है, जिसको एक अलग अटायर में देखा जाता है कि एक अलग अप्रोच होगी सोच को लेके, लेकिन आपने उस अटायर को अपनाया, आपने उस हुलिये को अपनाया जो कि एक प्रॉपर पाकिस्तानी वुमन के तौर पे एक कल्चरल, एक ट्रेडिशनल स्टाइल आपने अपनाया और जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहती हैं कि कल्चरल डिफरेंसेस ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया? सबसे पहले तो मैं अपने रियाद की बात की तो रियाद जब मैं रियाद से यहाँ पे पाकिस्तान आई तो एक डेफिनेटली कल्चरल शॉक था, थोड़ा डिफरेंट था यहाँ पे, माहौल काफ़ी डिफरेंट था फ्रोबिल्स में। फिर उसके बाद मेरी एक ऐसी जर्नी हुई जब मैं यूनिवर्सिटी से होके जब सिस्को मैंने ज्वाइन किया तो मैं एम्स्टर्डम गई। ठीक है। एम्स्टर्डम में आई वाज इन अ प्रोग्राम विद 130 पीपल जो कि 59 डिफरेंट कंट्रीज से थे। ठीक है। 130 लोग और हम सारे इकट्ठे ही रहते थे, हमारे डॉर्म्स थे और हम एक सिस्को यूनिवर्सिटी टाइप चीज़ से गुजर रहे थे। सिस्को सेल्स एसोसिएट प्रोग्राम उसे कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे इसराइली भी थे, वहाँ पे पैलेस्टीनियंस भी थे, वहाँ पे यूरोपियंस थे, वहाँ पे फार ईस्ट के लोग थे, वहाँ पे मैंने कहा ना 59 डिफरेंट कंट्रीज। सॉरी, कौन सा ईयर था ये? दिस वाज 2006। 2006। हाँ, ठीक है। तो
उस साल आई लर्नड हम्म। कि पीपल आर नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. पीपल, हम कहते हैं हम कल्चरल डिफरेंसेस को एक बहुत ज़्यादा, आई थिंक हम कल्चरल डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा वेटेज दे देते हैं. ओवररेटेड. हाँ, ओवर रेटेड कर देते हैं, क्योंकि लोग जो है ना, जो इंसान है, इंसान का कोर बहुत सिमिलर है एक दूसरे से. द सेम थिंग्स हर्ट आवर फीलिंग्स, द सेम थिंग्स आर, जो हम समझते हैं कि ये मॉरली करेक्ट है, ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, वो काफ़ी इंसानों का जो कोड है मोरालिटी का, वो बहुत सिमिलर है. और उसके अलावा जो एक मोहब्बत फील होती है आपको अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, अपने कल्चर से, अपने वो भी बहुत कॉमन है. ठीक है, जिन चीज़ों पे आप हर्ट होते हैं, जिन चीज़ों पे आपको जो दोस्ती का एक एलिमेंट है, वो भी काफ़ी कॉमन है. तो इंसानों में जो डिफरेंसेस हैं वो कम है और सिमिलैरिटीज जो हैं वो ज़्यादा है, रिगार्डलेस ऑफ, डिस्पाइट के वो किस कल्चर से हैं, कुछ और भी ये भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिफरेंसेस आए हैं. हाँ, तो मेरा ख्याल है ये कि ये जो उस एक साल ने ना मुझे ये बहुत ज़्यादा, जो एक आपके अंदर एक टॉलरेंस होती है, डिफरेंट लोगों की एक्सेप्टेंस होती है, वो एक बहुत ज़्यादा सिखा दी. कि हर तरह के लोगों से, अभी इस वक्त 59 डिफरेंट, क्योंकि हम एक साल साथ रहे, एग्जैक्टली, तो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग दोस्तियां बन गई. इस वक्त मैं किसी भी दुनिया की कंट्री में चली जाऊं तो मुझे पता है कि वहाँ पे आगे से आई नो समबडी रियली वेल, और मैं किसी के भी उसके घर जाके रह सकती हूँ, मतलब दोज फ्रेंडशिप्स आर स्टिल देयर. सो आई नो समवन वेरी क्लोजली इन 59 डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट वाज इनवैल्यूएबल फॉर मी. तो वो हुआ. फिर उसके बाद जो है आप रियलाइज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कहा, जब आपने कहा कि बहुत ट्रेडिशनल ड्रेसिंग है आपकी, और बीइंग एन इंडिपेंडेंट, आई एम अ फियर्सली इंडिपेंडेंट वुमन. मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ, पूरी दुनिया ट्रैवल करती हूँ. मैं जिस सेक्टर में हूँ उस सेक्टर में आदमी ही हैं ज़्यादा, बहुत कम औरतें हैं. तो मेरी आदमियों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है, बहुत अच्छी दोस्तियाँ हैं, और उनसे मैं जब बात करती हूँ या जब मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ तो मेरे लिए ये नहीं होता कि ये औरत है, ये मर्द है. मैं उनसे बिल्कुल इसी तरह प्रोफेशनल तरीके से या एक तरह से बात करती हूँ जैसे एक आप किसी भी नॉर्मल बात करते हैं, किसी अच्छे दोस्त से बात करते हैं, किसी अच्छे कॉलीग से बात करते हैं, एज ए ह्यूमन. हाँ, एज ए ह्यूमन. थोड़ा सा जो है वो पाकिस्तान में ये ज़रूर होता है कि काफ़ी दफ़ा आपके, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो मुझे ये चैलेंज नहीं था, बाहर नहीं था. पाकिस्तान में थोड़ा सा ये चैलेंज ज़रूर हुआ, मुझे अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा. पाकिस्तान में ये चैलेंज ज़रूर हुआ कि जब आप बहुत अच्छे तरीके से, अब एक फ्रैंक तरीके से बात करते हैं exactly. तो काफ़ी दफ़ा गलतफहमी भी हो जाती है अगले बंदे को. तो मैं बहुत, क्योंकि मैं एक फर्स्टली इंडिपेंडेंट औरत हूँ और बहुत आउटगोइंग भी हूँ और ओपन हूँ और फ्रैंक हूँ, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी हर्ट हुई, एंड आई हैड टू काइंड ऑफ educate people about myself कि भाई, this is, you know, I'm happily married, I'm never interested in anybody, I am very happily married, and this is my professional way. इसको आप किसी और तरह से ना लें, इसको आप किसी और तरह से ना लें, इसका कुछ मतलब नहीं है, आप सब मेरे भाई हैं. तो this was a bit of a thing that I faced in Pakistan more than in other cultures and stuff. मगर मुझे ऐसा लगा कि आपकी जो ड्रेसिंग है या जिस तरह हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ, एक तो इस्लामिकली भी आपको अल्लाह ने अगर आपको कहा है कि आप अपने आप को कवर रखें, तो जाहिर है उसमें हिकमत है. जिसने हमें बनाया उससे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है ना कि हम कि what how we should dress. एंड दूसरा ये कि आई ऑल्सो नोटिस्ड कि व्हेन आई डिड, क्योंकि मैंने ये पिछला जो रमज़ान गुजरा तब मैंने अपना सर कवर करना शुरू किया. उससे पहले किसी ज़माने में करती थी, फिर बहुत अरसा नहीं किया, फिर इस रमज़ान में करना शुरू किया दोबारा. तो आई नोटिस्ड कि इट क्रिएटेड अ बिट ऑफ अ डेटरेंस, इट क्रिएटेड अ बिट ऑफ लाइक एक होता है ना कि एक जो गलत फहमी थोड़ी पहले ज़्यादा होती थी, शायद वो कम होना शुरू होगी उसके बाद, और एक सेंस क्रिएट हो गया कि अच्छा भाई, दिस इज़ नॉट समबडी हु इज़ अवेलेबल और जिस को आसानी से, इट्स अ पॉजिटिव चेंज आई थिंक जो आपकी लाइफ में आया. अच्छा, अभी वी आर टॉकिंग अबाउट अटायर, अपीयरेंस, तो इसमें आपको पाकिस्तान में एक तो ये चीज़ बहुत फेस करने को मिली होगी, खासकर आपको कॉर्पोरेट कल्चर से आपका कभी अगर पाकिस्तान में गुजर हुआ होगा तो ये चीज़ होगी. लेकिन साथ ही साथ आपने न्यूज़ चैनल्स को भी इंटरव्यूज़ दिए हैं, सो आई हैव सीन सम ऑफ देम. तो आपको ये चीज़ कैसे लगती है, आप इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं इस चीज़ पे कि लोग आपको एक बॉलीवुड एक्ट्रेस से कंपेयर करते हैं हमेशा,
और कहते हैं कि आपकी शक्ल उनसे मिलती है, और पाकिस्तान में तो लाइंस बना दी गई थी सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए कि पाकिस्तानी ऐश्वर्या राय ने क्या कर दिया, आइए देखते हैं। तो इस तरह की थंबनेल्स भी हमने देखी हैं। तो आप इस चीज़ को कैसे लेती हैं कि क्या हमें उस लेवल पे ग्रोथ की ज़रूरत है? क्या ये थंबनेल कल्चर जिसको हम कहते हैं, या फिर ये क्लिकबेट क्लिकबेट एग्जैक्टली और ये है कि इस चीज़ को कि हमें एक न्यूज़ बनानी है, सो उसके लिए वी कैन हाँ। डू एनीथिंग। एक ऐसा इंसान जो कि जिसकी अप्रोच ही कोई और है, उसको कहीं और कंपेयर किया जा रहा है, इसको कैसे लेती हैं आप? देखिए शुरू में तो जब पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी ने आके मेरा इंटरव्यू लिया, बिल्कुल नहीं मुझे उसने ये सवाल भी नहीं किया, ये कहा भी नहीं। और फिर जब मैंने वो इंटरव्यू लगा हुआ देखा तो वो पाकिस्तानी ऐश्वर्या राय लिखा हुआ था उस पे। अल्लाह, देखें। तो आई वाज क्वाइट विदाउट अनॉयड कंसेंट, विदाउट कंसेंट, विदाउट आस्किंग। और फिर उसके काफ़ी मिलियन व्यूज़ आ गए। फिर किसी जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा, मैंने आगे से डांट भी दिया उसको, थोड़ा सा कह भी दिया कि दिस इज व्हाई आर यू अच्छा। टॉकिंग अबाउट दिस, उन्होंने वो ऑन एयर किया, इतनी डेयरिंग दिखाई उन्होंने, या फिर दिखाई। वाओ। हाँ, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, वो जो इंस्टाग्राम पे एक आया था कि किसी जर्नलिस्ट ने कहा आपको पाकिस्तानी ऐश्वर्या कहा जाता है, आप उसके बारे में क्या कहेंगी? तो मैंने कहा कि मतलब व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन टाइप ऑफ थिंग आई सेड। वो काफ़ी वायरल हो गया। तो मैं अनॉय हुई थी इस बात पे, और मैंने इसका क्लैरिफिकेशन भी दी थी अपने सोशल मीडिया पे, इसकी क्लैरिफिकेशन दी थी कि पीपल शुड फोकस अवे फ्रॉम दिस आउटर ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन, के भाई के क्या शक्ल कैसी है, and should focus more on what the person is doing. However, मैंने realize किया कि शुरू में बहुत ही अपटाइट और बहुत ही गुस्सा, ये क्यों कर रहे हो और ऐसे क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, मगर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि कोई बात नहीं, लाइक इट्स जस्ट लेट इट गो। आफ्टर अ वाइल, बहुत कुछ महीने गुजरने के बाद लोगों को खुद ही पता चलना शुरू हो गया कि भाई दिस पर्सन इज़ मोर अबाउट सब्सटेंस, दिस पर्सन इज़ मोर अबाउट व्हाट शी इज़ डूइंग, and people started finding out a lot more about My Impact Meter. A lot more people started searching about My Impact Meter. My Impact Meter got a lot of leverage out of it. और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि मैंने फंड्स नहीं रेज किए हुए थे My Impact Meter के लिए, I wanted ideology to be first. I didn't want it to become like a profit seeking. जो ही आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, foreign profit becomes the priority. और मुझे ये था कि मैं ज़रूर फंड्स रेज करूँगी, बट लेट मी प्रूव द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, लेट मी प्रूव द आइडियोलॉजी फर्स्ट। तो एक तरह से आपकी मुफ्त मार्केटिंग हो गई, मुफ्त आपको ये वायरलिटी मिल गई, और उसकी वजह से लोगों ने सर्च करना शुरू कर दिया माई इम्पैक्ट मीटर पे। तो मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह ताला के जो भी काम होते हैं उनमें कोई ना कोई रीज़न होता है, और उनमें कोई ना कोई बेहतरी होती है, और अल्लाह ताला का अपना एक निज़ाम है, और वो उसी तरह चलता है जैसे अल्लाह चलाता है। और जब आप अल्लाह के लिए कुछ करने के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते आपके लिए फिर निकालता जाता है। तो वो जो एक मेरे पास नहीं थे इतने फंड्स के मैं इस तरह की मार्केटिंग कर सकती या वायरल हो सकती या कुछ कर सकती, मगर अल्लाह ने एक तरीके से एक चीज़ बना के उसको एक वायरल कर दिया, जिसमें बेशक शुरू में अनॉय हुई, मगर बाद में मुझे समझ आई कि ठीक है अल्लाह का प्लान था, और एक चीज़ हो गई, और उससे जो है वो लोगों को माई इम्पैक्ट मीटर के बारे में पता चल गया। एग्जैक्टली। अब ये इसमें ये होता है ना कि अल्लाह का जो प्लान होता है उसको ऑन द स्पॉट तो लग रहा होता है इंसान को कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बिगर पिक्चर, ग्राफ को जूम आउट करें, मेरा ब्रांड खराब हो रहा है। हाँ एग्जैक्टली। इमेज पे भी आ सकता है ना कि ये लोगों ने आउटर कवर को देखा, इमेज खराब हो रही है, लेकिन जब आप ग्राफ को जूम आउट करें वो ग्राफ ऊपर जा रहा होता है। सो ये अल्लाह's प्लान्स, ये चीज़ें, और टाइम आपको ये आहिस्ता आहिस्ता बताता है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं उस तरफ आऊँगा कि आपका एक तो आपको ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको फेस करने को मिली, लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि पाकिस्तान में आपको, मैं यहीं की बात करूँगा, स्कूलिंग की नहीं, कहीं की नहीं, लेकिन आपकी लाइफ में पाकिस्तान से ऐसा कौन सा बंदा आया जिसने आपकी लाइफ चेंज की, जो कि वही अल्लाह का भेजा हुआ जरिया बना और आपकी लाइफ चेंज हो गई? मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक बंदा नहीं है। आई हैव ये बंदा या बंदी, लाइक आई एम बीइंग जेंडर न्यूट्रल राइट नाउ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे, आई थिंक अल्लाह ताला जो है वो आपकी ज़िंदगी में हु यू नीड एट डिफरेंट टाइम्स आपको लोग आपको मिलते रहते हैं। पहला तो माई फादर, लाइक आई सेड, वॉज समबडी वेरी, उनका बिलीफ जो था मेरे अंदर, दैट बिलीफ वॉज
gave me a lot of confidence in myself कि ठीक है हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ. समझते थे कि ये कुछ है. हाँ, उनको लगता था कि वो मुझे कहा करते थे it's not because I'm your father. मुझे तुम्हारे अंदर ये नजर आता है, ये नजर, मतलब ही इतना ज्यादा encourage करते थे. और मेरे थोड़े से भी कहीं पे उनके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा नीचे आ जाती थी ना, लाइक अगर मेरा 95% से नीचे आ गया या कुछ, तो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्हें लगता था कि नहीं तुम्हारा तो पोटेंशियल है ये करने का. कोई और बच्चा होगा तो मैं उसे नहीं कहूँगा कि 99 या 98 लेकर आओ, मगर तुम कर सकती हो. तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना, वो मेरे लिए वो पहली चीज़ थी जो कि जिसने मुझे बहुत ज़्यादा लाइक एक अपने अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस आया उसके अंदर से. उसके बाद मेरी ग्रैंड मदर थी, माय नानो. उन्होंने मुझे ज़िंदगी के बारे में बहुत सिखाया. वो एक उनका एक जो ये है ना, दिस होल लाइफ बीइंग टेम्पररी एंड द नेक्स्ट लाइफ बीइंग द एक्चुअल लाइफ, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर इनबिल्ट था. और उनकी ज़िंदगी ही वाज रिवॉल्व्ड अराउंड व्हाट शी कुड डू फॉर अदर पीपल, कि दूसरे लोगों की किस तरह हेल्प करनी है. तो शी बिकेम अ बिग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी. उसके बाद जो है वो फिर माई हस्बैंड इज़ समवन हु इज़, मैं अगर ये कहूँ कि ही इज़ द एयर अंडर माई विंग्स और ही हैज़ गिवन मी विंग्स, इट वोंट बी रॉन्ग टू से दैट, बिकॉज ही इज़ समवन हु इज़ एक्सट्रीमली सिक्योर इन हिमसेल्फ. उसको मेरी सक्सेस को वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता है. और वो बहुत ज़्यादा मुझे रूप देता है टू ग्रो इन माई करियर एंड टू ग्रो एंड ही हेल्प्स अ लॉट. बच्चों के साथ और घर पे ही रियली हेल्प्स अ लॉट. फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलीग्स आए जिन्होंने मेरा एक ऐसा कॉलीग था इन सिस्को, जिसने काइंड ऑफ एक सिस्को की सर्टिफिकेशन होती है जो कि एक बहुत अमेजिंग सर्टिफिकेशन, खुद नहीं की, मुझे उसने हेल्प की, मैंने वो कर ली. And he really helped me understand a lot of things about life as well. So many other people, I mean, some of my clients impacted me in such amazing ways. I learned so much from them. Some of my one of my khala has a huge positive role in she's my mentor. Everything that goes wrong, I go back to her. अभी भी जो है वो मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं जो कि I can always turn to them. I can always turn. तो मैं अल्लाह का लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग बारहा भेजता रहा, who were extremely fundamental or built the different blocks in my life that kind of made up to what I did in my life. Exactly. Sometimes ऐसे लोग भी होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं बज़ाहिर, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं. मतलब कि आपकी लाइफ में आए, उन्होंने कोई भी इंसिडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, एट द एंड आप जब देखती हैं तो आपको लगता है कि उसने भी मुझे काफ़ी कुछ सिखा दिया. सो उसमें भी कोई मसलियत होती है. सो ये दीज थिंग्स आर रियली इंटरेस्टिंग. बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि इस पे तो बहुत कुछ डिस्कस हो सकता है. लेकिन फर्दर मोर आप ये बताइए कि एक तो चलें, आपने जिस तरह बताया आपके फादर एक सपोर्ट सिस्टम थे, आपका कहते हैं 98% लाओ और परसेंटेज में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं. तो कैसे आपने अपनी लाइफ के अंदर फादर की नाफरमानी करते हुए एक एग्ज़ाम छोड़ दिया? क्या स्टोरी थी वो? हाँ, तो मेरे फादर चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, और वो खुद डॉक्टर थे, मेरी अम्मी भी डॉक्टर थी. तो उनको लगता था कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, आई कैन बी द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मगर मैंने अपनी अम्मी को देखा था, और मेरी अम्मी जो है वो एक इंतहाई सक्सेसफुल मगर इंतहाई बिजी डॉक्टर थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी. और वो मुझे याद है कि किसी भी वक्त, आपको पता है बच्चे थोड़ी अपॉइंटमेंट लेके दुनिया में आते हैं, तो वे किसी भी वक्त जो है वो उनको जाना पड़ जाता था रात के वक्त, मिडल ऑफ द नाइट, ईदों पे, कभी किसी फैमिली डिनर पे, और अम्मी जो है वो इमरजेंसी में जा रही है. एक सोल्जर की ड्यूटी है. तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बहुत मुश्किल, मैं ये तो नहीं करूँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कर सकती. तो मुझे मेरे अंदर ना एक अगेंस्ट दैट प्रोफेशन एक रिबेलियस, हालांकि आप और चीज़ें कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू बी गायनेकोलॉजिस्ट, यू कुड बी अदर थिंग्स दैट आर नॉट सो डिमांडिंग, बट आई वाज जस्ट कि नहीं, ये नहीं, आई एम नॉट गोना डू दिस. तो वो, बट माय फादर रियली वांटेड दैट.
तो मैंने उनकी जब मैंने फिर ए लेवल्स में मैथ भी रखा और बायोलॉजी भी रखा, दोनों सब्जेक्ट्स रखे कि अगर अबू जीत गए तो फिर बायोलॉजी उसके लिए भी और अगर वो तो, मगर फिर एंड में मैंने जाके बायोलॉजी का पेपर ही नहीं दिया. आई डिडंट इवन गो एंड गिव दैट पेपर. और फिर मैंने आगा खान का भी नहीं टेस्ट दिया. इट वाज समहाउ रिलेटेड टू डॉक्टर की फील्ड. हाँ, तो आई डिडंट, तो वो ही वाज क्वाइट अपसेट अबाउट दैट. मगर मेरे अबू इस तरह के थे कि एट द एंड ऑफ द डे ही ट्रस्टेड me in my decisions. And then later he was very happy when I did well in life and I got into Cisco, Amsterdam चली गई, तो बहुत खुश भी हुई. अच्छा, उस टाइम क्या रिएक्शन था उनका? और आप उस टाइम तो चुप हो गए ना, चुप हो गए. अच्छा, आप एग्जाम नहीं दिया, फिर उसके बाद आप आई और आपने कहा कि नहीं दिया? वो इधर नहीं थे, वो रियाद में थे और मैं पाकिस्तान में थी. अच्छा. और उन्होंने कॉल किया, जी पेपर कैसा हुआ बेटा? बड़े एक्साइटेड होके ना, हर पेपर के बाद वो कॉल किया, पेपर कैसा हुआ? वो तो हर तो मैंने कहा कि आज तो पेपर नहीं हुआ. कहते क्या मतलब नहीं हुआ? मैंने कहा तो गए ही नहीं पेपर देने. तो बस एक लॉन्ग पॉज. He didn't say anything, which is the most dangerous thing, you know. जब अगर आपके पेरेंट्स आपको डांट लें, कुछ कर लें, तो फिर वो ज्यादा बेहतर होता है. मगर जब कोई कुछ ना कहे तो वो थोड़ा ज्यादा डेंजरस होता है. कितने अरसे तक उन्होंने कुछ नहीं कहा? नहीं, फिर उन्होंने क्या उसी कॉल में फिर उन्होंने कहा अच्छा तुमने नहीं दिया, मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पॉज ही वाज लाइक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. कभी-कभी तो पॉज 4-5 दिन तक चला जाता है और बहुत टेंशन होती है. 4-5 दिन तक तो नहीं गया, मगर एट द एंड ऑफ द पॉज व्हाट ही सेड वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी. ही सेड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. एंड यू नो, फॉर योर फादर टू से दैट, हु यू आइडियलाइज एंड हु you know you want, my whole life at that time was like I have to make my dad happy. So I was upset with myself as well for a while. So did you tell him कि मैथ्स तो हो गया? हाँ, तो वो मगर आफ्टर अ वाइल फिर वो ठीक हो गया. उन्होंने रियलाइज कर लिया कि I will not come out of this if he doesn't come out of it, and so he came out of it and I came out of it. But it was a bit of a tense situation for a couple of days. Wow, interesting. अच्छा, आप coming back to the things you do in Pakistan, आप ओपन के बारे में क्या कहेंगी? ओपन एक तो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपने, अगर आप एनालिसिस करके स्टैटिस्टिक्स थोड़े बहुत बता सकें कि आपने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को या फिर टेक स्टार्टअप्स, आईटी एक्सपोर्ट्स को किस तरह आपने एक बूस्ट दिया? देखिए, ओपन जो है इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स. ओपन के 14 चैप्टर्स हैं इस वक्त all over the world. जो पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन फाउंडर्स हैं from all over the world, they're part of Open. और you know, these are people who've had exits of more than $12 billion. जो उनकी कंपनीज हैं, so $20 billion से ज़्यादा की उनकी वर्थ है कंपनीज की, और members of Open. So you know, Open is kind of पाकिस्तानी जो चैप्टर्स हैं उनका जो मेन kind of function या रोल है वो ये है कि जो बाहर के चैप्टर्स हैं, ज़्यादातर चैप्टर्स यूएस में हैं, सिलिकॉन वैली में बहुत बड़ा ओपन का चैप्टर है, उनको कनेक्ट करना काइंड ऑफ कि वहाँ के जो बिजनेसेस हैं या पाकिस्तानी फाउंडर्स हैं जो कि पाकिस्तान में अपने बैक ऑफिसेस बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान में एक्सपैंड करना चाहते हैं, उनको ब्रिज करना विद द लोकल मार्केट ओवर हेयर. और यहाँ पे जो लोग हैं जो कि बाहर एक्सपैंड करना चाहते हैं उनको ब्रिज करना विद द मार्केट ओवर देयर. तो एज सच हमारा जो है वो एज सच बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स के साथ ताल्लुक़ नहीं है, बट कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ ज़्यादा ताल्लुक़ है. और कुछ पिछले 1-2 सालों में वी वर्कड अ लॉट विद द गवर्नमेंट एज वेल, स्पेशली ओपन सिलिकॉन वैली के जो प्रेसिडेंट थे जुनैद कुरैशी एंड ओपन के जो लोकल चैप्टर्स हैं उनके प्रेसिडेंट से मिलके काफ़ी काम किया विद द लोकल गवर्नमेंट ओवर हेयर टू ब्रिंग अबाउट फेवरेबल पॉलिसीज़ जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आए. उस पर हमने पॉलिसी पेपर्स लिखे, बहुत सारी मीटिंग्स की, बहुत सारा काम किया यहाँ पे, और ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए. वन ऑफ देम वाज ओपन स्टार्टअप कनेक्ट, कि जो यहाँ की कुछ जो प्रॉमिसिंग स्टार्टअप्स हैं जो कि बहुत हु आर डूइंग वेल, उनको वहाँ पे ले जाके वहाँ पे इन्वेस्टर से मिलाया जाए, वहाँ पे उनकी ग्रूमिंग की जाए, वहाँ पे उनको एक प्रोग्राम के तहत लेके जाया जाए. सो दैट वाज ओपन स्टार्टअप कनेक्ट दैट वी डिड. वी टुक, तो डू यू हैव एन एग्जांपल? 14 स्टार्टअप्स टू द सिलिकॉन वैली. यहाँ से पाकिस्तान से हम 14 स्टार्टअप्स को सिलिकॉन वैली लेके गए, वहाँ पे हमने उन्हें रखा, वहाँ पे उनके फिर डिफरेंट कॉम्पिटिशंस भी हुए, उनको डिफरेंट इन्वेस्टर्स. आईटी रिलेटेड थी या टेक में से मुख्तलिफ? मोस्टली टेक. टेक से बाहर भी, मतलब ओपन इज नॉट अ टेक ऑर्गेनाइजेशन, मगर अभी आपने देखा है कि ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो टेक में ही आ रही हैं. तो बिकॉज जैसे मैंने कहा, कोविड ने एक बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक वेव क्रिएट किया, तो टेक पे ही ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं. तो वो हमने तो इस तरह से जो है वो ओपन इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट काइंड ऑफ ब्रिजेस पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स
who are overseas to the local Pakistani entrepreneur community. So that's kind of our remit. How do you look at the fintech पाकिस्तान के अंदर? क्या ये ऐसा ऑथेंटिक है जो कि इस फील्ड के अंदर आपको हेल्प कर रहा है? और दूसरा ये बताइएगा कि हमने देखा है कि अमेज़ॉन को भी डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? तो इस तरह अब फिनटेक की अगर बात करूँ तो मनी सोर्सेज हैं बहुत सारे, फिर जो है हम वेस्टर्न यूनियन की बात करें जिस तरह की वो है, तो आपको क्या लगता है इस ओवरऑल सिस्टम को, फिनटेक, ई कॉमर्स, क्या इसको किसी थोड़ा रूम है इम्प्रूवमेंट का? देखिए, पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारी पॉपुलेशन यंग है. हमारे डेमोग्राफिक्स यूथ बल्ज बहुत बड़ा है जो कि टेक्नोलॉजी यूज़ करना जानते हैं. ठीक है, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर. पाकिस्तान के अंदर डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है. हालांकि दूसरी लिटरेसी ना भी हो मगर सबको व्हाट्सएप, फेसबुक, टिकटॉक सबको यूज़ करना आता है. तो इस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लेकर आ सकते हैं थ्रू फिनटेक प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं, ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेकर आ सकते हैं. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है. मेरा ख्याल है पाकिस्तान की मार्केट यंग है, बहुत ज़्यादा स्कोप है. पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होने की बहुत ज़्यादा रूम है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और होनी चाहिए. और जो एक दो फेलियर्स हुए हैं, बड़े फेलियर्स हुए हैं और हमारे काफ़ी उनकी न्यूज़ बनी है. फेलियर्स तो हर जगह होते हैं. सिलिकॉन वैली में बहुत इससे भी बड़े फेलियर्स होते हैं. ठीक है, क्योंकि जो स्टार्टअप है बाय इट्स वेरी नेचर इट्स अ बिग रिस्क, इट कैन फेल. ठीक है, तो उसको एनालाइज ज़रूर करना चाहिए कि वो फेलियर्स क्यों हुए, क्या हुआ, वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग. मे बी द वैल्यूएशन वाज वेरी हाई फॉर कंट्री लाइक पाकिस्तान. शुरू में अगर आप हाई वैल्यूएशन ले लेते हैं तो बाद में राउंड्स में रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. कितनी हाई हो जाएगी वो वैल्यूएशन, शुरू में कम वैल्यूएशन लेके थोड़ा रेस करके ट्रैक्शन के साथ फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली ग्रो करके फिर लेके जाए. हाँ, तो वो जो है वो हमने चीज़ें देखना है कि जो हमारे कुछ फेलियर्स हैं उनसे हमने क्या सीखा, कैसे उनको इम्प्रूव कर सकते हैं. दैट डज नॉट मीन दैट द पाकिस्तानी मार्केट इज़ नॉट राइप. द पाकिस्तानी मार्केट इज़ एक्सट्रीमली राइप. और मैं बाहर के भी इन्वेस्टर से ये कहती हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इन्वेस्ट करने एक मेरा ख्याल है कि बहुत सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, सही तरह से एग्जीक्यूशन की जाए और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल रहें तो पाकिस्तान में मार्केट कंडीशंस बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है. क्योंकि पेनिट्रेशन जैसे मैंने कहा स्मार्टफोन्स की बहुत ज़्यादा है, यूथ बल्ज बहुत ज़्यादा है, डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं. बहुत ऐसे गैप्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी के थ्रू फिल किया जा सकता है. एग्जैक्टली. हमने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं जो कि विद इन 2 to 3 years हमने देखा है कि एक प्रॉपर ब्रांड बन के सामने आई हैं. छोटे से स्टार्टअप्स होते हैं. और जैसे कि अगर मैं मिसाल पहले आपको बताऊं कि हमने देखा 2016-17 के अंदर, बिफोर दैट ऊबर को हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा. पाकिस्तान के अंदर किसी और नाम से एक शुरू हुआ उसी कॉन्सेप्ट को लेके, और आज हम देख रहे हैं कि लोग अगर बात करते हैं फॉर एग्जांपल ब्रांड्स की तो कहते हैं कि यार करीम करा के आ जाओ. लाइक एक कॉमन टर्म बन चुकी थी एक टाइम में. फिर उसके बाद बाकी आए और उन्होंने अपनी जगह बनाई मार्केट के अंदर. फिर बाकी उनकी बात करें तो अगर किसी ने खाना मंगवाना होता है वो ये नहीं कहते कि ऑर्डर कर लो, कहते फूड पांडा कर लो. फूड पांडा एक जबान पे चढ़ना आई गेस किसी लोगों के जबान पे अगर वो चीज़ चढ़ चुकी है और कुछ और सोर्स भी यूज़ कर रहे हैं फिर भी उस ब्रांड का नाम ले रहे हैं जिसने इनिशियली एक पायोनियर के तौर पर वो आया और उस इंडस्ट्री में कदम रखा. तो मेरे ख्याल इसके पीछे एक छोटी सी सोच होती है जो कि एक उसमें आती. तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इसमें बहुत सारा रूम है पाकिस्तान में और पोटेंशियल भी है, बहुत ज़्यादा है. और अब तो वो यूथ बल्ज बढ़ने लगा है. एक एनालिसिस के मुताबिक ये है कि इलेक्शंस की अगर बात करें तो उसमें जो है वोटर भी यूथ है. फिर आगे जो है हम देख रहे हैं पॉलिटिशियंस अपनी बातों के अंदर भी यूथ को टारगेट करते हैं, बिकॉज उनका ये टारगेट होता है कि आज जो 69% 30 ईयर्स से कम है पाकिस्तान की पॉपुलेशन. 30 ईयर्स से कम है, 30 ईयर्स से कम है 69% पॉपुलेशन, व्हिच ट्रांसलेट्स टू 143 मिलियन और समथिंग पीपल. तो दैट्स मतलब कह लें कि ज्यादा पॉपुलेशन ही हमारी यूथ ही है. ह्यूज. और
यूरोपियन कंट्रीज में देखें इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट है। और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तानी लोगों के लिए, जो एशियन कंट्रीज में बात करूँगा, मिडिल ईस्टर्न भी कुछ हैं उसमें, वो बाकायदा कहती हैं कि आप यहाँ पे आएँ, आपको हम एंटरटेन करेंगे। वो उसकी वजह भी शायद यही है कि वहाँ पे जो है वो ओल्ड एज होम्स बनने लग गए हैं ताकि उनको मैनेज किया जा सके इस तरीके से। तो दिस कैन हेल्प अलॉट। तो अब मैं इस बात की तरफ आऊँगा कि अब माई इम्पैक्ट मीटर ने बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट किया कंट्री के अंदर। वो इस तरह के, जिस तरह हमने थोड़ा बहुत देखा, और 2020 में आप आई और बहुत कम अरसे के अंदर इसने एक अच्छी फिलांथ्रोपिक एक अप्रोच जो है वो पाकिस्तान को दी। इससे क्या कन्वीनियंट हो चुका है कि एक क्लिक के ज़रिए, एक ऑथेंटिक सोर्स के ज़रिए आपकी डोनेशन जो है पहुंच जाती है, और इसके अलावा क्या क्या फ़ायदे हैं जो माई इम्पैक्ट मीटर दे रहा है? देखिए, माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो, जैसे हम अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी को लेवरेज कर रहा है एक सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, विजिबल बनाने के लिए, एक्विटेबल बनाने के लिए, पर्सनलाइज करने के लिए और इंतहाई कन्वीनियंट बनाने के लिए। ठीक है, तो माई इम्पैक्ट मीटर एक ऐसा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे सारी एनजीओज हैं, मार्केट प्लेस है एनजीओज का, मॉल ऑफ एनजीओज कह लें कि उस पर सारी आपको एनजीओज नज़र आ रही हैं, उनके कॉजेज नज़र आ रहे हैं, उनके पैकेजेस नज़र आ रहे हैं, आप एक ही जगह से जाके सब कुछ ले सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हमने एक डिजिटल वाउचर्स के थ्रू कि आप किसी को एड दे सकते हैं थ्रू डिजिटल वाउचर्स। अच्छा, कि इंस्टेड ऑफ कि आप किसी को जाके राशन खरीद के दें या आप उसको पैसे दें, आपको नहीं पता जो आप कैश राशन के लिए दे रहे हैं उसका क्या बन रहा है, या आप किसी की स्कूल की फ़ीस के लिए कैश दे रहे हैं, वो वाकई स्कूल की फ़ीस में जा रही है या वो नहीं जा रही, या वो अगर कोई राशन ले रहा है आपसे ले रहा है और 10 लोगों से तो नहीं ले रहा। ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म में आप किसी को भी शनाख्ती कार्ड के थ्रू ऐड करके, यूनिकली आइडेंटिफाई करके डिजिटल वाउचर इशू कर सकते हैं फॉर ग्रोसरी। बस आपने यही करना है, आपको नहीं ये परवाह करने की जरूरत कि ग्रोसरी स्टोर किधर है, कहाँ जाएगा, कहाँ से लेगा। आपने सिर्फ उसके नाम पे एक डिजिटल वाउचर इशू कर दिया। अब ये हमारा मसला है कि हम उसको किस तरह उसके घर के पास वाले स्टोर से ग्रोसरी, वो जाके एक उसके पास एक SMS चला जाता है, उस पर एक ट्रैकिंग आईडी होता है, वो घर के पास वाले स्टोर पे जाके ट्रैकिंग आईडी दिखा के ग्रोसरी ले सकता है। और ये हमारा मसला है कि हम उसके घर के पास वाले स्टोर को कैसे ऐड कर लेते हैं। जो ही आप उसको ग्रोसरी देते हैं, वी मेक श्योर कि उसके घर के पास वाला स्टोर ऐड हो गया हमारे प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ से वो ग्रोसरी ले सकता है और आपके पैसे ग्रोसरी स्टोर को डायरेक्टली चले जाते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी की स्कूल की फ़ीस देनी है तो स्कूल को डायरेक्टली फ़ीस चली जाती है और आपको बच्चे की अटेंडेंस रिपोर्ट वगैरह सब नज़र आ रहे होते हैं, रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। आपने किसी को IT ट्रेनिंग देनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, वो भी आप दे सकते हैं। तो हमने एक टेंजिबल एड थ्रू डिजिटल वाउचर्स का एक पूरा निज़ाम बना दिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तीसरा, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिसमें आप जैसे फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाते हैं, यहाँ पे आप इम्पैक्ट बडी, सारे डोनर्स एक दूसरे के बडीज बन सकते हैं। तो वो एक दूसरे के साथ बेनिफिशरी शेयर कर सकते हैं, वो एक दूसरे की प्रोग्रेस देख सकते हैं, एक सोशल प्रूफिंग हो जाती है। और चौथा ये कि हमने बहुत सारे और सहूलतें दे दी डोनर्स को। चैरिटी वॉलेट है, अपने वॉलेट में पैसे डाल दें, जब आपने चैरिटी करनी है वहाँ से करते रहें। आपके पास पूरे बार ग्राफ्स हैं, आप देख सकते हैं आप कहाँ पे आपने एक चैरिटी की कितनी की, कौन से कॉजेज में दिया, किसको दिया, कौन सी टॉप 5 फैमिलीज हैं जो आप सपोर्ट करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एक बहुत ही एक ऐसा पूरा कह लें कि हमने चैरिटी या सोशल फिलैंथ्रोपिक सेक्टर का एक ऊबर और फेसबुक बना दिया एक ही प्लेटफॉर्म में। इट्स लाइक द ऊबर एंड फेसबुक ऑफ चैरिटी। तो बहुत, और फिर आप जो पैसे दे रहे हैं उसका आप पूरा देख सकते हैं, किधर गए, किस तरह इस्तेमाल हुए, क्या हुआ। तो आपके पैसे एक ब्लैक बॉक्स में नहीं जा रहे, एक सही तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं। और आप वो जो डिजिटल वाउचर की मैं बात करी थी कि जब किसने ग्रोसरी ले ली तो आपको नज़र भी आ गया कि उसने ग्रोसरी एग्जैक्टली ले ली, आपने डायरेक्टली किसी की हेल्प की। और अगर आप किसी को नहीं जानते जिसको आप ऐड कर सकते हैं, तो अलखिदमत ने जैसे पूरे पाकिस्तान से बेवाओं को ऐड किया हुआ है, आप वहाँ से कोई बेवा चूज़ करके ऐड करके उसको डायरेक्टली हेल्प कर दें, आपको नज़र आएगा कि उस बेवा ने जाके ग्रोसरी पिक कर ली। मतलब कि जो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे भी ट्रस्ट करते हैं वो उसके स्पेसिफिक लोग जो उन्होंने ऐड किए हैं उनको भी आप जाके हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसने चैरिटी को बहुत कन्वीनियंट, पाकिस्तान में इसका पायलट हो रहा है, इट्स गोइंग टू बी ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ये पूरी दुनिया में ये प्लेटफॉर्म हम अभी इसको 1 साल में एक और मुल्क में ले जाएंगे इंशाल्लाह। अभी हम एक और मुल्क की हमने आहिस्ता आहिस्ता टेस्टिंग शुरू कर दी। अभी मैं बता नहीं सकती कौन सा मुल्क है, मगर हमने जो है वो हमने उसको और कंट्रीज़ में लेके जाना है। तो वी आर गोइंग टू इट्स गोइंग टू बी अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म एंड इट विल बी अ प्राइड फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह कि इट लॉन्च्ड इन पाकिस्तान, इट वाज टेस्टेड इन पाकिस्तान। जैसे बिल्कुल करीम कि एक पाकिस्तानी ने स्टार्ट की और पाकिस्तान में
हालांकि उसने पाकिस्तान से नहीं स्टार्ट किया, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से, कि उस वक्त पॉलिसीज़ इतनी फेवरेबल नहीं थी कि वो करता, बट इट्स अ पाकिस्तानी सक्सेस अगर देखा जाए तो इंशाल्लाह दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पाकिस्तानी सक्सेस। अच्छा, हाउ डू यू सी द रिस्पॉन्स के अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन अभी एज अ पायलट प्रोजेक्ट हाउ इज इट रिसीविंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तानी? हाँ, बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स है। अभी हमारे ऑलरेडी 30-40 NGOs आ चुकी हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर। पूरे मुल्क से हमारे पास 600-700 दुकानें हैं जो कि पूरी मुल्क से, बलूचिस्तान, गिलगित, अंदरून से, साउथ पंजाब, हर तरफ से हमारे पास दुकानें हैं उसके ऊपर। फिर कराची, सिंध, कराची भी हमने दुकानें तो ऑलरेडी है हमारे पास, सो इट्स ऑलरेडी NGOs भी अब हम कराची के लेकर आ रहे हैं उसके अंदर। मतलब कि एड्स जा सकती हैं वहाँ पे कहीं पे भी, पूरे पाकिस्तान में कहीं जा सकती है। आप किसी भी इम्पैक्टी को ऐड कर सकते हैं, वो कहीं पे भी है, वो चाहे पन्नू आकिल में है, वो पन्नू आकिल में हमारी काफ़ी एड जाती है, गिलगित में जाती है, बलूचिस्तान में जाती है, ये जो ग्रोसरी वाउचर्स है वो जाते हैं। अच्छा, माल न्यूट्रिशन जहाँ पे थर की बात करूँगा वहाँ पे भी है हर जगह। सो लाइक जहाँ पे आपकी मोबाइल पेनिट्रेशन है वहाँ वी आर देयर। सो तो पाकिस्तान में इट्स एन अमेजिंग रिस्पॉन्स। अभी हमने गज़ा के लिए बहुत काम किया, गज़ा में, बल्कि क्योंकि अभी पैलेस्टाइन आपकी वेबसाइट जैसी खोलें टॉप पे वही है कि सबसे पहले आप एक क्लिक के थ्रू कर सकते हैं। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, लोग क्या करें कि अपने गज़ा के अंदर डोनेशन? हाँ, हमने एक NGO के साथ पार्टनरशिप की हुई है। आप बिल्कुल, अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप पे जाके बिल्कुल क्लिक के थ्रू आप गज़ा को डोनेशन दे सकते हैं। माई इम्पैक्ट मीटर की जो ऐप है, आप ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें, माई इम्पैक्ट मीटर की ऐप, और हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें जो गज़ा के अंदर काम कर रही है। सो आपकी एड गज़ा में जा रही है। दे फिगर आउट वेज टू टेक एड इनटू गज़ा, क्योंकि अभी एड ले जाना गज़ा में बहुत मसला है, मगर दे हैव फिगर्ड आउट वेज। वो किस तरह लेके जाते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ बिट ऑफ अ सीक्रेट, बट दे आर वर्किंग इनसाइड गज़ा, और इसलिए हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कतर के इन्फ्लुएंस यूज़ करती है, जैसे भी करती है, वो बहुत गज़ा के अंदर काम करते हैं। तो इस वजह से, बल्कि मैं स्पेन में भी इनवाइटेड थी। स्पेन में एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस हुआ, गज़ा के ऊपर डिस्कशन हुई। वहाँ पे सिर्फ 40 लोग इनवाइटेड थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड आई वाज द ओनली वन हु वेंट देयर फ्रॉम पाकिस्तान। वाज इनवाइटेड, 40 इंटेलेक्चुअल्स इन द वर्ल्ड वर इनवाइटेड। सो दिस वाज बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर डूइंग फॉर गज़ा। तो ये एक आपको पता है कि सिचुएशन ऐसी है वहाँ पे, इतना दिल खराश वहाँ पे मनाजर निकलते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, कुछ करे रहो। एग्जैक्टली नहीं कर सकते। हम सब मुसलमानों का फ़र्ज है कि वी डू एज मच एज वी कैन। एंड पाकिस्तानीज का मैंने एक रिएक्शन देखा है कि अगर यहाँ पर कैंप्स लगे थे इन द इनिशियल टाइम, जब यहाँ पर ये अभी ड्रास्टिकली ये चीज़ शुरू हुई है, वॉर तो नहीं, जेनोसाइड। सो इस वक्त उस वक्त जब कैंप्स लगे इस्लामाबाद के अंदर, वो तो लोगों का ये रिस्पॉन्स होता था कि हमारी जो डोनेशन है वो जा नहीं रही सही जगह, सो हम नहीं कर रहे। तो उनको मेरा पर्सनली यही रिएक्शन हो कि आप दो, जस्ट फॉरगेट कि वो जा रही है नहीं जा रही, ना गई नहीं गई, चली गई, ठीक है। लेकिन माई इम्पैक्ट मीटर ने मेरे ख्याल है उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है। और हम फिर रिपोर्ट जो हमें डोनेशंस देते हैं उनको हम एक कांस्टेंट, अभी हम पहले भी एक दफ़ा हम दे चुके हैं और अब हम फिर हमें प्रिपेयर कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमें डोनेशन किया, हम उनको एक कॉम्प्रीहेंसिव विद पिक्चर्स विद एवरीथिंग रिपोर्ट देंगे जो उनके पैसों से गज़ा में काम हुआ है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डोनर को एक कॉन्फिडेंस भी दिया जाए कि भाई यहाँ पे आपके पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक साइकी बन चुकी है कि यार सही जगह नहीं जा रही तो नहीं देनी। एग्जैक्टली। सो ये है कि अल्लाह करे कि आपका ये जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करे, आगे जाए, क्योंकि मकसद अच्छा हो तो फिर ग्रोथ तो मिलती है। अच्छा, अब आप पर्सनली खुद को और पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता हुआ देख रही हैं आज से चंद सालों बाद? किन फील्ड्स में? मैं आईटी में पूछूंगा और उसमें पूछूंगा कि आप एक पाकिस्तान की एक फिलैंथ्रोपिक अप्रोच को कहाँ तक देखती हैं। तो ये इन दो सेक्टर्स में आप बताएं। देखिए, पाकिस्तान तो एक बहुत ही बड़ा फिलैंथ्रोपिक नेशन है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चैरिटी भी होती है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं। और मैं क्योंकि एनजीओ सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, तो मैं देखती हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो कि मुझे लिटरली उनका सामने अपना आप बहुत छोटा लगता है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ डेडिकेट की हुई हैं टू हेल्पिंग अदर पीपल। तो पाकिस्तान मेरा ख्याल है जो इसी वजह से चल रहा है। पाकिस्तान में बहुत चीज़ें, ये नहीं मैं कह सकती कि पाकिस्तान में सब कुछ अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत कुछ बहुत
ऐसा हो रहा है कि मतलब बंदे की अकल माउफ हो जाती है कि क्या हो रहा है मगर एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान फिर भी चल रहा है वो ऐसे बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में और वो जिनकी वजह से आइडेंटिटी पाकिस्तान भी चल रहा है। नहीं रिवील करते, ऐसे लोग भी हैं बहुत सारे लोग बहुत अंडर द कवर्स रह के सफेदपोश, बहुत बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और उनकी पूरी ज़िंदगी लोगों की मदद करने में सर्फ हो रही है। तो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से अल्लाह ताला इस मुल्क को चलाता रहता है और मेरा ख्याल है कि इस मुल्क का फ्यूचर ब्राइट ही है इंशाल्लाह। और जहाँ मैं अपने आप को देख रही हूँ या अपना फ्यूचर देख रही हूँ तो मेरी ज़िंदगी का मकसद माई इम्पैक्ट मीटर से बहुत ज़्यादा एक तो टाइट है, इसको ग्लोबल लेके जाना है इंशाल्लाह। दुनिया में एक नया मोटिवेशन सिस्टम लेकर आना है, हम इम्पैक्ट क्रेडिट्स देते हैं, उसके थ्रू एक मैं नई मार्केट क्रिएट करना चाहती हूँ इम्पैक्ट क्रेडिट्स की, लोग मोटिवेट हों टू हेल्प अदर्स, ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी becomes the driving force. So that for me is a big goal in my life right now. और मैं पर्सनली ये चाहूँगा कि आप अपना जो एम है इसकी क्लिप स्टार्टअप की हम रील बनवाएंगे अलग से, वो रील आप अपने पास सेव कर लें और नियर फ्यूचर में देखिएगा कि ये अचीव कर चुकी हूँ या नहीं, अचीव किया होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो मकसद हो वो पूरा हो ही जाता है, स्लो हो या तेज हो। तो इंशाल्लाह आप वही रील देखेंगी और कहेंगी कि देखें मैंने जो कहा था वो आज हो गया। ये अल्लाह की मदद से होता है, किसी इंसान की वजह से नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। मगर आप जब अल्लाह का काम और अगर आपकी नीयत साफ हो और आपको लग रहा हो कि ये आपको अल्लाह ताला ने आपको इस काम पे लगाया है तो फिर अल्लाह ताला खुद ही मदद करता है इंशाल्लाह। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच कंवल चीमा, आप यहाँ आई और टाइम निकाला। दोबारा कहूँगा आपकी तबीयत ख़राब थी, फिर भी आई। ये है कि इसमें हमने जो आज अखज़ किया है इस चीज़ से, अभी ये आपकी एक अप्रोच, आई होप कि हर इंडिविजुअल इस अप्रोच को लेके चले और ये सोचे कि पाकिस्तान में बहुत बेहतरी है, बहुत लोग मायूस हो चुके हैं, सो मायूसी से दूर जाएं और मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें करें जो कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर हों, जिस तरह आप कर रही हैं। अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आज के पॉडकास्ट में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया। हमने एक स्पिरिचुअल साइड से लेके पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको डिस्कस किया, पाकिस्तान की आईटी को किया, हमने फिलैंथ्रोपी को डिस्कस किया, डोनेशंस, एड्स और बहुत कुछ। सो वी होप कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा इस पॉडकास्ट से। और हमेशा ही स्टार्टअप पाकिस्तान का एक एम रहा है, गोल रहा है कि हमेशा ही हर पॉडकास्ट से एटलीस्ट एक पॉइंट एक ऐसा ऑडियंस को मिल जाए, अगर वो ज़िंदगी का 1 घंटा तकरीबन निकाल रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अपने होस्ट शवाल अमीन को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।